हेलो बच्चा पार्टी। द ओरिएंट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनमोलतन श्रीवास्तव आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इस क्लास में अपने को जो स्टडी करनी है ना, वो प्रिज्म को स्टडी करनी है। प्रिज्म क्या होता है यार? ये कितने फेसेस होते हैं इसमें, ये मतलब कैसे वर्क कर रहा है, इसका क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ना कि प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और इसमें टोटल 5 फेसेस होते हैं। प्रिज्म में टोटल जो फेसेस होते हैं ना, वो कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म में कितने फेस हैं, तो आप बोलोगे 5 फेस है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, एक प्रिज्म में कुछ इस तरीके से प्रिज्म का शेप होता है। जो आपका एक फेस इधर हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, दो, और पीछे वाला तीन, और एक नीचे का चार, और एक इधर साइड का जो आपके फ्रंट का होगा, वो टोटल मिलाकर के 5 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म में कितने फेस होते हैं? 5 फेस होते हैं। ठीक है, कितने फेस होते हैं? 5 फेस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म में जब 5 फेसेस हैं तो इसका यूज कहाँ है? ठीक है, हम इसका यूज किसी भी व्हाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। जिसपे हम स्पेक्ट्रम वगैरह फाइंड करते हैं ना, तो इसका हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूटन ने इस प्रिज्म का यूज किया स्पेक्ट्रम फाइंड करने के लिए, कि व्हाइट लाइट कैसे 7 कलर में ब्रेक हो जा रही है ना, ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली प्रिज्म का यूज कर रहे हैं, वो प्रिज्म का यूज कर रहे हैं डेविएशन एंगल फाइंड करने के लिए। कि अगर कोई लाइट है जो नॉर्मल इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है ना। मतलब क्या होगा, अपने पाथ से अपने पाथ को क्या करेगी? चेंज करेगी। लाइट का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। अपने को ये स्टडी करनी है कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इसके बीच में जो डेविएशन एंगल बन रहा है, वो कितना है। मतलब लाइट को ये कितना डेविएट कर दे रही है, इसके पाथ को ये कितना चेंज कर दे रही है। सबसे पहले तो ये स्टडी करना है। फिर जो प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म का अपने को पावर स्टडी करना है। ठीक है, कि ये कितना डिस्पर्शन कर सकी है, इस लाइट का कितना डिस्पर्शन कर सकी है, तो इसका डिस्पर्सिव पावर भी कैलकुलेट करनी है अपने को, है ना। तो हमें कई सारी चीजें इस प्रिज्म के बारे में स्टडी करनी है। जैसे सबसे पहला ये हो गया कि ये डेविएशन कितना कर दे रही है लाइट का, है ना। लाइट ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये क्या कर दी? इसको डेविएट कर दी। तो टोटल डेविएशन इसका कितना हुआ, ये अपने को स्टडी करना है। और साथ ही साथ फिर देखना है कि इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कितना है ना। तो ये सारी चीजें अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि इसका डेविएशन एंगल कितना होगा, ये लाइट को कितना डेविएट कर दे रही है। तो पहले सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है इस प्रिज्म पर, और ये आपका प्रिज्म का नॉर्मल है। और नॉर्मल हमेशा प्रिज्म के सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो अगर सेकंड वाला मीडियम डेंसर है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। लेकिन अगर सेकंड वाला मीडियम रेयरर है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि इधर एयर है और इधर क्या है? आपका ग्लास है ना। इधर क्या है? ग्लास है। तो एयर से जब ग्लास में आएगी, तो सेकंड वाला मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। इसलिए लाइट हमारी क्या हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और ये इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास? रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया। और ये डेविएशन कितना आया इसका? इसका फर्स्ट जो डेविएशन आया वो कितना आया? डेल्टा 1 आया। ठीक है, मतलब इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। कितने डिग्री बेंड हो गई? डेल्टा 1 डिग्री क्या हो गई? बेंड हो गई। ठीक है, अब ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ जाएगी। अब फिर इसको क्या होना चाहिए? इसको सीधे ऐसे बाहर निकल जाना चाहिए था, सीधे बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये बाहर ना निकल के फिर से क्या हो गई? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयरर जा रही है ना। डेंसर मीडियम से रेयरर जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से कितना दूर हट गई, है ना। और ये इधर की तरफ निकल गई। डन है। और इस एंगल को हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। और इस रे को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। जो रे बाहर निकल गई, उस रे को क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। और ये रे जो जितना एंगल फॉर्मेशन कर रही है, उसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका सेकंड रिफ्लेक्शन है, तो सेकंड रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो गया? R2 हो गया। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया? R1 हो गया। और ये सेकंड कितना हो गया? R2 हो गया। और ये देखो फिर से डेविएट हुई है, इसका डेविएशन फिर से हुआ है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई? बेंड हो गई। इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना निकल के क्या हो गई? बेंड हो गई, है ना। तो ये बेंड जो हुई है, कितना बेंडिंग हुआ है इसका? डेल्टा 2 हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड डेविएशन एंगल है, वो कितना है? डेल्टा 2 है।
इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ध्यान से देखें, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था लेकिन चली ऐसे गई है ना। लाइट को जाना ऐसे था लेकिन चली ऐसे गई है, तो इसका टोटल डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा हो गया। हम ठीक है, हमने लेट कर लिया कि इसका टोटल डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा हो गया। और यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ये प्रिज्म एंगल है, ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल है, प्रिज्म के सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये डेल्टा कितना होगा, जो डेविएशन एंगल डेल्टा है ये कितना होगा। फर्स्ट डेविएशन का मतलब क्या, इसको जाना इधर चाहिए था लेकिन चली इधर गई, तो डेविएट कितना हुई। अब इसको जाना इधर चाहिए था सीधे, लेकिन ये फिर डेविएट हो गई, तो कितना डेविएट हुई, डेल्टा 2 हो गई। फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, R1 है, और सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, R2 है, ठीक है। तो आइए हम लोग इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने लिया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर और एस में, ठीक है। हमने कौन से क्वाड्रिलेटरल का सिलेक्शन किया, पी क्यू आर और एस में, ठीक है। तो फ्रॉम, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में, है ना। पी क्यू आर एस में अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ध्यान से दिखेगा, एंगल पी क्यू आर, है ना, एंगल पी क्यू आर। अच्छा ठीक है, पी क्यू आर एस ना लेकर के हम इस पूरे को ले लेते हैं, ये नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया टी, सपोज इसको नाम दे दिया क्या, टी। तो हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल पी, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू ना लेकर के पी टी आर एस ले लिया हमने, ठीक है, पी टी आर एस, ठीक है भैया, पी टी आर एस। हमने इस क्वाड्रिलेटरल का सिलेक्शन किया, पी टी आर और एस का, ठीक है। पी टी आर एस क्वाड्रिलेटरल को हम देखें ध्यान से, तो पी टी आर एस में एंगल ए प्लस एंगल पी एस आर, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल पी, एंगल ए प्लस एंगल पी एस आर, ठीक है, पी एस आर, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बच्चे, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जो सामने सामने के एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, ए है, प्लस ये एंगल हो गया, ठीक है, इनका जो सम हो जाएगा वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक भैया। अब ध्यान से देखिएगा अगर हम बात करें फ्रॉम ट्रायंगल पी आर एस में, ट्रायंगल पी आर एस में, ठीक है, ट्रायंगल पी आर एस में हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल पी आर एस में, है ना, पी आर एस में एंगल आर प्लस एंगल आर टू, एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल पी एस आर, है ना, एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल पी एस आर, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल पी एस आर, है ना, एंगल पी एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों आरएचएस इक्वल है ना, तो मैं एलएचएस को इक्वल कर सकता हूं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से, है ना, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल पी एस आर इक्वल्स टू, इसको हम इक्वल करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल पी एस आर, है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये कट जाएगा टर्म, और अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और ये अपने को प्रिज्म एंगल मिल गया, जो दोनों रिफ्रैक्टिव एंगल के क्या है, सम के इक्वल है, ठीक है। ये प्रिज्म एंगल हो गया, इसको नाम दे दिया हमने स्टार, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया हमने, स्टार नाम दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे थोड़ा सा, अब अगर हम बात करें डेविएशन एंगल के लिए, है ना, तो हमने लिया यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर से हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ट्रायंगल पी क्यू आर से जो डेल्टा है ना, ये इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो सामने वाले दोनों एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर में, है ना, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर में, है ना,
जो डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये सामने वाले दोनों एंगल के सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू रखना चाहते हैं भैया। ठीक है, अगर ध्यान से हम देखें तो ये एंगल आई जो है ना, यही एंगल आई इस डेल्टा 1 प्लस R1 के इक्वल है। जो एंगल आई है ना वही क्या है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा सॉरी एंगल जो आई है ना वही डेल्टा 1 और R1 के सम के इक्वल है ना, क्योंकि लाइट की टोटल इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल सी एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, जस्ट अपोजिट, है ना। तो ये आई जो होता है वो डेल्टा 1 प्लस R1 के क्या है, इक्वल है। एंगल आई इक्वल टू क्या है, डेल्टा 1 प्लस R1, है ना। तो यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस R1। ठीक है, तो जहां भी डेल्टा 1 रखा है वहां पे मैं लिख सकता हूँ आई माइनस R1। तो यहाँ पे मैं डेल्टा 1 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आई माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 की जगह हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा 2 की जगह ले सकते हैं हम ई माइनस R2, है ना। डेल्टा 2 की जगह क्या ले सकते हैं, ई माइनस R2, इसकी जगह लिखा मैंने ई माइनस R2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस ई, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 को मैं ए लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे जो R1 प्लस R2 है इसको मैं ए लिख सकता हूँ। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस ई, है ना, माइनस ए। ठीक है, एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, आई प्लस ई माइनस एंगल ए। ठीक है, अगर हम मिनिमम डेविएशन की बात करें, ये तो अपने पास डेविएशन एंगल आ गया, ठीक भैया, कि डेविएशन एंगल कितना होगा, आई मतलब इंसिडेंट एंगल प्लस ई बोले तो इमर्जेंट एंगल माइनस ए प्रिज्म एंगल, है ना। इन तीनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को डेविएशन एंगल मिल जाएगा, विच इज दिस इज दिस इज डेविएशन एंगल, है ना, दिस इज डेविएशन एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर हम बात करें कि क्या हम कंडीशन कर दें जिससे अपना डेविएशन मिनिमम हो जाए, ठीक है, फॉर मिनिमम डेविएशन, है ना, फॉर मिनिमम डेविएशन हम क्या करें जिससे डेविएशन मिनिमम हो जाए यार, मतलब ये जो इतना भयानक बेंडिंग हो रही है ना, इतना भयानक बेंडिंग नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए यार कम से कम डेविएट हो और लाइट ऐसे ऐसे जाए, ऐसे पार हो जाए, है ना, डेविएशन कम से कम हो। कम से कम डेविएशन के लिए क्या चाहेंगे, कम से कम अगर हमें डेविएशन करवाना है तो एंगल आई किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एंगल ई के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर आई ई के इक्वल हो जाएगा तो डेविएशन ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा सीधे, है ना, और ई क्या हो जाएगा, नॉर्मल पे ही ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो नॉर्मल से जितना ये एंगल कम होगा, है ना, उतना ये आई भी कम होना चाहिए, है ना। तो आई इक्वल टू अगर ई हो जा रहा है ना तो उस टाइम डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। फॉर मिनिमम डेविएशन अगर इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जा रहा है तो डेविएशन क्या होगा, कम होगा। कैसे, एक बार और हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए, लाइट इधर जा रही थी, चलिए इधर गई, अगर मैं दोनों को इसको भी ऊपर ले जाऊं और इसको भी ऊपर ले जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनते चले जाएंगे ऐसे, है ना। और फिर एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये यहाँ से जा रहा है ये यहाँ से जाएगा तो डेविएशन एंगल कम से कम ही होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये भी ऊपर जाएगा। तो जब आई इक्वल टू ई हो जाएगा जिस कंडीशन पे, उस टाइम डेविएशन कम से कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई, इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम अपने इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, तो डेल्टा क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे, मिनिमम हो जाएगा। और जब आई इक्वल्स टू ई लिख दिया हमने, है ना, तो आई ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आई प्लस आई माइनस एंगल ए, है ना। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i माइनस डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि डेल्टा मिनिमम रखना है हमें, तो हमारा इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, है ना। तो 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, और i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट एंगल जो अपने पास आ जाएगा वो डेल्टा मिनिमम, है ना, प्लस 2a अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 2a नहीं, डेल्टा मिनिमम प्लस a हो जाएगा, है ना, एंगल ए, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2। अगर मैं लाइट को इस एंगल पर इंसिडेंट करवाऊं तो अपना डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अगर इस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और बात करेंगे कि इसको अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के टर्म में लाना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। सपोज अपने पास ये टर्म्स नहीं गिवन है ना,
ये इंसिडेंट एंगल वगैरह नहीं गिवन है, तो हम इसको लाना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जब इसको हम लाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर हम यहाँ की बात करें इस पॉइंट की, है ना, तो ध्यान से देखो बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, इनसाइड, है ना, N2 है, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, N2, है ना। साइन ये इंसिडेंट लग रहा है ना, इनसाइड द प्रिज्म अगर हम बात कर रहे हैं, किस एंगल पर आ रही है, R1, किस एंगल पर जा रही है, R2, है ना। इनसाइड द प्रिज्म, इनसाइड इनसाइड द प्रिज्म, है ना, प्रिज्म के अंदर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम सपोज बाहर की चीज दुनिया भूल चुके हैं और इसके अंदर जाकर के बैठे हैं, तो अपने को लाइट क्या लगेगा, लग रहा है लाइट यार R1 एंगल पर आ रहा है, और किस एंगल पर जा रहा है, R2 एंगल पर जा रहा है। मतलब इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा R1, और रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अगर मैं इन साइड बैठ के देख रहा हूँ, आप सपोज मैंने आपको यहाँ पे बिठा दिया, मैंने आपको यहाँ पे बिठा दिया, अब मैंने पूछा भाई किस एंगल पर आपकी लाइट आ रही है, तो आप बोलोगे सर R1 पे आ रही है, R2 पे जा रही है ना। R1 एंगल पर आ रही है, R2 एंगल पर जा रही है, तो आपके लिए जो एंगल इंसिडेंट एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1, और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, R2। तो आप जानते हो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, है ना, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, है ना, N1 sin I अपॉन N1 sin I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 sin R, है ना। स्नेल्स लॉ यही कहता है ना, N1 sin I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 sin R, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, इनसाइड प्रिज्म है तो भैया प्रिज्म के अंदर तो मटेरियल सारा एक ही है, मटेरियल बदल थोड़ी गया कि यहाँ का ग्लास अलग है, यहाँ का ग्लास अलग है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे भी होगा। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2, तो हो जाएगा अपने पास इक्वेशन। देन n2 हमने ले लिया, साइन I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू यहाँ पे कितना है, R1 है ना। साइन R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दूसरा मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम भी आपका प्रिज्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, N2 साइन R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू अपने पास हो जाएगा R2, है ना, तो साइन R2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये N2 N2 कैंसिल, है ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चे, स्मॉल एंगल के लिए अगर हम बात करें, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, है ना, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग क्या हो जाती है, थीटा के इक्वल हो जाती है ना। तो मैं साइन R1 को लिख सकता हूँ क्या, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन R2 को क्या लिख सकते हैं, R2, है ना। तो इस कंडीशन पे R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, R2 हो जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ध्यान से देखिएगा, और इस कंडीशन पे अपने पास प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा, नाउ द प्रिज्म एंगल, द प्रिज्म एंगल, ध्यान से देखो बच्चे, प्रिज्म एंगल अपने पास कितना है, एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 ना, तो प्रिज्म एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, प्रिज्म एंगल, एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1, है ना, R1 प्लस R1, और ये कितना हो जाएगा 2R1, तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2R1, और यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा एंगल ए अपॉन 2, यहाँ से आप रिफ्रैक्टेड एंगल निकाल सकते हो। डन है, क्या निकाल सकते हो आप, रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट। अब बच्चे हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये तो इनसाइड द प्रिज्म की बात रही है ना। अगर मैं इनसाइड प्रिज्म से थोड़ा बाहर निकलूं, है ना, बाहर निकलने का मतलब मैं इस पॉइंट की P की बात करूं, है ना, अगर हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो P पॉइंट पर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से, N1 अपने पास मीडियम है, क्या है, एयर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक है, तो N1 साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 साइन R1 हो जाएगा, है ना। N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R, एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं, है ना, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, है ना, P पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखो, P पॉइंट पर N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R1, है ना, N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R1, N1 साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 साइन R1। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सारी चीजें फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो बच्चे, इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, डेविएशन मिनिमम जब हो
जब डेविएशन मिनिमम होना चाहिए तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2, है ना। तो हम मिनिमम डेविएशन के लिए लेकर चलते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में अपने पास क्या हो जाएगा, n1 साइन, है ना, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा n2 साइन, R1 की वैल्यू कितनी है भैया, R1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने डिफाइन किया ना, R1 की वैल्यू एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, साइन एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, चाहे सेकंड मीडियम का निकालना है, किसी भी मीडियम का निकालना हो, ठीक है। तो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो अपने पास हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 का होल अपान क्या हो जाएगा, साइन एंगल ए अपॉन 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1, है ना, और इसी को क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो प्रिज्म का, कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपने को निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे हम, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन साइन एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपने से पूछा जाए तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक भैया, कोई डाउट। अगर हम वही पिछला कॉन्सेप्ट यहाँ से फिर से लेते हैं कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, ध्यान से समझिए, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो थीटा के इक्वल हो जाती है ना, साइन थीटा आपकी किसके इक्वल हो जाती है, थीटा के इक्वल हो जाती है। तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2, होल अपान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, होल अपान हो जाएगा, साइन फिर हट जाएगा और फिर थीटा हो जाएगा, एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा, एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल है ना, ठीक है, और ये एन के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा तो डेल्टा मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, एन एंगल ए, है ना, माइनस एंगल ए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए कॉमन है ना, तो डेल्टा डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी, एंगल ए हमने कॉमन ले लिया और बचेगा अपने पास n माइनस 1, और ये अपने पास हो गया डेल्टा मिनिमम की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का गिवन है तो हम यहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम रिफ्रैक्टिव डेविएशन कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा ये टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना, जितने ही कम होंगे ये टर्म्स उतने ही आपका डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब हम लोग निकालना चाहेंगे क्या, इसका डिस्पर्सिव पावर वगैरह, है ना, इस जो प्रिज्म हमने लिया है इसका डिस्पर्सिव पावर वगैरह कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका एंगुलर डिस्पर्शन, इसका एंगुलर डिस्पर्शन निकालते हैं कितना होता है। तो नाउ द एंगुलर डिस्पर्शन, ये आपके हायर क्लास के लिए, कंपटीशन के लिए है, ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो जाएगा ऑफ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मतलब एंगल पे कितने एंगल पर ये इसको क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है ना। तो ये हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं, जो डेल्टा रेडियस रेड कलर के लिए होता है ना, जो डेविएशन एंगल होता है रेड कलर के लिए वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है, एंगल ए ब्रैकेट में n माइनस 1, तो रेड कलर के लिए कितना हो जाएगा, ए और ब्रैकेट में n किसके लिए, रेड के लिए, माइनस 1, ठीक है। और ऐसे हम वॉलेट के लिए निकाल लें, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एन वी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एंगुलर डिस्पर्शन निकालें तो एंगुलर डिस्पर्शन, है ना, एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा
डेल वी माइनस डेल आर हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन वी माइनस वन माइनस ए एन आर माइनस वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा सब में, है ना। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन हो जाएगा, है ना। वन वन कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए एन वी माइनस एन आर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका हो गया एंगुलर डिस्पर्शन। इस प्रिज्म का जो एंगुलर डिस्पर्शन हो गया वो कितना हो गया, ए एन वी माइनस एन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट वॉलेट कलर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर में, है ना। इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, अब अगर अपने को डिस्पर्सिव पावर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर, ये ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये कंपटीशन आप देने जाओगे तो वहां पे आपकी पूछे जाती है डिस्पर्सिव पावर वगैरह, है ना। तो डिस्पर्सिव पावर का जो फार्मूला होता है, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्शन डिस्पर्शन अपॉन एवरेज डेविएशन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन अपन एवरेज डेविएशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एंगुलर डिस्पर्शन कितना है, थीटा है ना। अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, थीटा इक्वल्स टू ए एन वी माइनस एन आर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन एवरेज डेविएशन मतलब डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई टू, वॉलेट का डेविएशन और रेड का डेविएशन बाई टू, एवरेज डेविएशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल गया वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो ध्यान से देखो, इस डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, है ना। थीटा की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन टू हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू अपने को सिंप्लीफाई करनी है ना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो वॉलेट और रेड का एवरेज होता है ना, ये एलओ के इक्वल होता है। विबग्योर आपने पढ़ा है ना, विबग्योर है ना, विबग्योर। ठीक है, ये विबग्योर का जो एवरेज आता है ना, वॉलेट और रेड का जो एवरेज आता है, ये येलो कलर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस एवरेज वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, येलो का डेविएशन लिख सकते हैं। तो अपने पास ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा किसका, येलो का। ठीक है, और ये हो गया अपने पास एंगुलर डिस्पर्सिव पावर हो गया किसका, प्रिज्म का। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर हो गया किसका, प्रिज्म का। अगर इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, डेल्टा का फार्मूला अपने पास क्या है, ए एन माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह लिख सकते हैं ए एन वी माइनस वन हो जाएगा, माइनस आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एन आर माइनस वन हो जाएगा, है ना। अपान डेल्टा वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एन वाई माइनस वन हो जाएगा। सब में ए कॉमन है, नीचे भी ए है, तो ए को हमने कॉमन लेकर के क्या कर दिया, काट दिया। अपने पास क्या क्या बचेगा, एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, एन वी माइनस एन आर अपान क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस वन हो जाएगा। और यही आपका हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके कंपटीशन में एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन। ये एन वाई क्या है, येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एन वी क्या है, वॉलेट कलर के लिए है, और ये रेड कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। डन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा डिस्पर्सिव पावर वगैरह और प्रिज्म को पूरी तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिज्म क्या है बच्चे, प्रिज्म में टोटल 5 फेसेस होते हैं। इस एंगल को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे लिया जो आई एंगल पर इंसिडेंट हुई, फिर वो R1 एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, और फर्स्ट डेविएशन उसका कितना हो गया, डेल्टा वन। फिर ये R1 पर इंसिडेंट होकर के R2 पर फिर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और फाइनली इमर्ज कर जा रही है, बाहर निकल जा रही है। दोबारा इसका डेविएशन हुआ, वो डेल्टा टू रहा। टोटल डेविएशन कितना रहा, डेल्टा रहा।
ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये एंगल आई जो है वो डेल्टा 1 प्लस R1 के क्या है, इक्वल है। अब इसको हम लोगों ने फाइंड किया, हमने लिया अपना क्वाड्रिलेटरल और यहाँ से हमने एंगल ए की वैल्यू निकाली, ये प्रिज्म एंगल की, जिसकी वैल्यू कितनी आई, R1 प्लस R2 आई। इसके बाद में हम लोगों ने इसके डेविएशन को निकालने की कोशिश करी, डेल्टा की वैल्यू अपने को कितना मिल गया, आई प्लस ई माइनस एंगल ए हो गया। अगर हम मिनिमम डेविएशन चाहते हैं तो अपने को इंसिडेंट एंगल क्या करना होगा, इमर्जेंट एंगल के इक्वल कर देना होगा। उस कंडीशन पे अपना डेल्टा मिनिमम कितना आ गया, 2i माइनस ए हो गया। मतलब हम किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाएं जिससे अपना डेविएशन मिनिमम हो, तो वो एंगल इंसिडेंट एंगल अपने को फाइंड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रिज्म के अंदर इस चीज को डिफाइन किया कि R1 इक्वल्स टू R2 कब होगा, है ना, प्रिज्म एंगल फाइंड करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे कंडीशन अपने को मिल गया R1 इक्वल्स टू R2, इस कंडीशन पे R1 की वैल्यू मिल गई एंगल ए अपॉन 2 हो गया। ठीक है, और अब बात करेंगे हम प्रिज्म के बाहर, जस्ट बाहर के कंडीशन, है ना, जस्ट बाहर के कंडीशन पे अपने को मिल गया ये जो डेविएशन था ना, ये डेविएशन अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आ गया। ठीक है, और ये अपने पास फार्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या डिराइव किया, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, एंगल ए ब्रैकेट में n माइनस 1 के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म, जिसकी वैल्यू क्या आई, ए एन वी माइनस एन आर की वैल्यू आई। ठीक है, और डिस्पर्सिव पावर वगैरह हमने फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेविएशन ऑफ वॉलेट, डेविएशन ऑफ रेड अपॉन डेविएशन ऑफ येलो। क्यों, एक येलो कहाँ से आ गया, ये वॉलेट और रेड का क्या है, एवरेज है ना। अगर इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहें तो एन बी माइनस एन आर हो जाएगा, ये आर है अपने पास, ध्यान रखिएगा ये आर है, अपान एन वाई माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।